नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्थनीति। मैं हूं हर्ष रंजन। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 9 वर्षों में सरकार ने नीतिगत स्तर पर सैकड़ों बड़े फैसले किए हैं। इन फैसलों ने आम जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है, आर्थिक तौर पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, सोचने समझने और फैसले लेने की क्षमता बढ़ाई है, दूसरों का हक मारने वालों की पहचान सुनिश्चित हुई है और गरीबों को उनका पूरा हक मिल सके ऐसी व्यवस्था की गई है। ऐसा ही एक बड़ा फैसला था डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के पूरे देश में विस्तार करने का, ताकि इसे ज़्यादा प्रभावी बनाकर ज़रूरतमंदों को सम्मान की ज़िंदगी जीने की राह दिखाई जा सके। डीबीटी को लेकर साल 2014 के एक बड़े फैसले ने गरीबों की दुनिया बदल दी, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा दिया। नतीजा, लोगों के खाते में 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे पहुंच चुके हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयंत दासगुप्ता। आप प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव रह चुके हैं, साथ ही आप WTO में भारत के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत जयंत जी। तो आज हम बात कर रहे हैं सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उन फैसलों की जिसने सीधे सीधे तौर पर आम जनता से अपना जुड़ाव किया, उन्हें फ़ायदा पहुंचा और ये फ़ायदा पहुंचा दिख भी रहा है, लोग उसका एहसास भी कर पा रहे हैं। और ऐसा ही एक बड़ा फैसला, जाहिर सी बात है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का था। तो आप लगातार लंबे वर्षों तक, कई दशकों तक सरकार में रहे हैं, अर्थव्यवस्था में आपकी गहरी दिलचस्पी रही है, आपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए काम किया है। आपको क्या लगता है कि डीबीटी ने कैसे आम लोगों को जोड़ा और क्या ट्रांजिशन हुआ? डीबीटी का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों के लिए हुआ है जो संख्या में तो बहुत हैं, लेकिन जिनकी आवाज़ हर जगह पहुंचती नहीं थी। ये गांव में ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं जिन्हें, जो गर्भवती हैं, जिन्हें बच्चे की परवरिश के लिए पैसे नहीं हैं। कोई अगर 65 साल की उम्र के, अब तो 60 साल के ऊपर भी ये पेंशन की योजना लागू हो गई है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे तबके के लोगों के लिए हैं जिन्हें कोई सहारा नहीं मिलता था। और जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर कोई स्कीम के तहत उन्हें लाभार्थी बनाया भी जाता था तो पैसे निकलवाने में या उनके हाथ में मिलने में एक तो काफ़ी उसमें समय ज़ाया होता था, दूसरा उसमें काफ़ी कुछ बिचौलियों को देना पड़ता था। तो और तीसरी बात ये थी कि जिन लोगों को लाभार्थी का लाभ मिलना चाहिए था, बेनिफिशियरी के लिस्ट में जिन्हें सम्मिलित होना चाहिए था, उसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन होते थे, क्योंकि उसमें सम्मिलित होने के लिए पैसा देना पड़ता था और वो पैसा लोगों के पास नहीं था। तो ये सारी समस्याओं का काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, समाधान हुआ है। ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं का विस्तृत, इसमें जो आपने अभी बताया, भारत सरकार की लगभग 313 योजनाएं हैं जो सेंट्रल सेक्टर की और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, उनका लाभ डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी, बहुत सारे राज्य सरकारों ने भी अपनी योजनाएं जिसमें उनका पूरा अंशदान है, उन्हें डीबीटी के माध्यम से वो लाभार्थियों को पहुंचा रहे हैं। और अगर आप मिसाल के तौर पर कुछ योजनाओं का नाम लेना चाहें जो सर्वप्रथम याद आते हैं, तो मनरेगा योजना है जिसमें मस्टर रोल की प्रथा है, अभी भी है, एक मेट बहाल करने की प्रथा है, और उसके बाद पैसे उसमें नकद के रूप में भुगतान किए जाते थे जब से ये योजना शुरू हुई थी। डीबीटी के आने के बाद से अब आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में सीधे पैसा जाता है और उसमें जो बिचौलियों का जो मामला था वो काफ़ी हद तक उन्हें दूर कर दिया गया है। दूसरी बात हुई पेंशन योजना की, उसमें भी सीधे पैसे मिलते हैं।
जननी सुरक्षा योजना में पैसे मिलते हैं, पीएम आयुष्मान भारत या आरोग्य योजना जो है उसमें अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद अगर सेकेंडरी या टर्शियरी हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़े, अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़े, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़े, उसके पैसे भी मिल सकते हैं। तो इसका मतलब जो अब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पैसे जितने सरकार देना चाहती है, जो उनका हक बनता है, उतना ही पैसा उनको मिल पा रहा है। बीच में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, जिसे हम बिजली में कहते हैं, टीएनडी लॉसेस बंद हो गए हैं, क्योंकि वो लॉसेस तो बिचौलिए के पास जाते थे और ये लोग जूते घिसते रहते थे। तो आप तो सरकार में बहुत लंबे समय तक रहे, क्या चुनौतियां पेश आ रही थी जो बाकी की सरकारें नहीं कर पाई और पिछले 6-8 वर्षों में ये काम पूरे देश में हो गया? एक तो कि लाभार्थियों का चयन जो होता था वो गांव के स्तर पर होता था और सरकारी कर्मचारी करते थे। उसमें दो बातें हुई हैं। एक तो कि एक सर्वेक्षण करवाया गया, बहुत सारे राज्यों ने किया है, उसमें एक लिस्ट बनाया गया है कि अगर आपके पास जैसे पक्के का मकान हो या टू व्हीलर हो या पंप सेट हो या रेफ्रिजरेटर हो, कई उसमें मापदंड अपनाए गए हैं, तो इसमें फिर आप लाभार्थी की सूची में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उसके बाद सबसे गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनके यहाँ पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उनका चयन अलग से किया गया। और फिर एक 7 बिंदु का एक और क्राइटेरिया लगाया गया कि दैनिक मजदूर के रूप में काम करते हैं, उसमें कोई भी 25 साल की उम्र तक में ऐसे व्यक्ति हैं इस परिवार में सम्मिलित जिन्हें कोई शिक्षा नहीं मिली है। तो इन सब सर्वेक्षणों के माध्यम से और बाद में बहुत सारे राज्यों ने इसे अपनाया है। बहुत अच्छा कदम है कि ग्राम सभा से इसका वैलिडेशन करवाया गया है। तो इससे जो नीचे तबके के जो सरकारी कर्मचारी के हाथ में या जो गांव के गिने चुने जो दबंग लोग हैं, उनके हाथ में जो शक्ति थी कि लाभार्थी की सूची में आपको सम्मिलित करेंगे या ना करेंगे, वो चली गई है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कुल मिलाकर अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति हो काम करने की, और इच्छा ये हो कि जो गरीब हैं उन तक उनका हक पहुँचे, और ना सिर्फ हक पहुँचे बल्कि पूरा का पूरा हक पहुँचे, तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है। चाहे वो जाहिर सी बात है प्रशासन के माध्यम से ही होगा, सरकारी अफसरों के माध्यम से ही होगा, लेकिन ये वही लोग होते थे जिनके नीचे काम कर रहे लोग बिचौलियों का काम करते थे, नहीं होते थे। तो दबंगों की दबंगई कम हुई है, गरीबों को उनका हक मिला है। आपसे इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि डीबीटी का अब तक का जो सफ़र रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या माइलस्टोन्स रहे, उस पर एक नज़र डालते हैं। लाभार्थियों के खाते में सीधे अंतरण यानी डीबीटी साल 2014, जिसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण नीति लागू करने में भारी सफलता मिली, क्योंकि सोच में पूरा देश था, दिलों में भारत का हर गरीब था। साल 2014 में देश भर में इस व्यवस्था का विस्तार किया गया। छात्रवृत्ति, महिला बाल और श्रम कल्याण से संबंधित 27 योजनाओं में 78 और जिलों को जोड़ा गया। वर्तमान में डीबीटी सभी केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और उन सभी योजनाओं पर लागू है जहां नकद लाभ लाभार्थियों को हस्तांतरित किए जाते हैं। आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार के 53 मंत्रालयों की 312 योजनाओं का सीधा लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं। डीबीटी
यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सरकारी योजनाओं का फायदा लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते, सरकारी प्रणाली में क्षमता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित, शासन और नागरिकों के बीच विश्वास, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट का सपना साकार, लाखों नागरिकों को राहत प्रदान करने में मददगार, 53 मंत्रालयों की 312 योजनाओं का सीधा लाभ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एक देश एक राशन कार्ड, पहल, प्रधानमंत्री आवास और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी योजनाएं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकारी योजनाओं का फायदा लाभार्थियों को सीधे पहुंचाया गया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने सरकारी योजनाओं की बोझल वितरण प्रक्रियाओं की नई परिभाषा लिखी। आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के खाते में सीधा भेजा गया। डीबीटी का उद्देश्य सही लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना, डुप्लीकेशन को कम करना और धोखाधड़ी को रोकना है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप सभी जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचा है। पैसों की बर्बादी रुकी है, पैसा सही हाथों में गया है। साथ ही राज्य और संघ शासित प्रदेश भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रमों द्वारा महत्वपूर्ण बचत करने में सफल रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे आपके बैंक खातों में पहुंच रहा है। पहले अपने एक एक काम के लिए सामान्य मानवी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तमाम सेवा और सुविधाएं देने के लिए सरकार खुद आपके पास आती है। कोविड-19 महामारी के समय लॉकडाउन लागू हुआ, लोगों की आजीविका पूर्ण रूप से प्रभावित हुई। इस समय डीबीटी लाखों नागरिकों को राहत प्रदान करने में एक वरदान के रूप में उभरा। 30 मार्च 2020 को एक दिन में सबसे अधिक 2 करोड़ 19 लाख का ट्रांसफर हुआ। 180 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पीएफएमएस का उपयोग करने वाली राज्य सरकारों ने 24 मार्च से 17 अप्रैल के बीच 9,200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 4 करोड़ 59 लाख लाभार्थियों को दी। अप्रैल से अक्टूबर 2020 तक कुल 47 करोड़ लाभार्थियों को 1,41,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। डीबीटी ने कोविड-19 संकट से प्रभावित समाज के वंचित वर्गों की जीवन शैली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से लाखों लोगों को इस विपदा से निपटने में तत्काल राहत के रूप में आर्थिक मदद मिली। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के 85% परिवारों और शहरी क्षेत्रों के 69% परिवारों को खाद्य और नकदी समर्थन देने में भी योजना सफल रही। एक देश एक राशन कार्ड की मदद से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया गया। इस दौरान सरकार ने एक क्लिक पर देश की करोड़ों महिलाओं और किसानों, मजदूरों के बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपए भेजे। कोरोना के समय में जब अनेक देशों को अपने नागरिकों तक सीधे पैसे भेजने में दिक्कत आ रही थी, वो चेक और डाक विभाग पर निर्भर थे। भारत सिर्फ एक क्लिक कर से हजारों करोड़ रुपए कोटि कोटि नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर रहा था। पल भर में, वो भी तब जब बैंक बंद थे, देश में लॉकडाउन था। हमारा अन्नदाता जो हमारा पेट भरता है, वो लंबे समय तक उपेक्षित रहा। दूसरों का पेट भरते भरते कई बार वो स्वयं भूखा रहता था। वह धरती से सोना तो उगाता, पर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की शुरुआत की गई। योजना का उद्देश्य
देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को खेती योग्य भूमि के साथ निर्धारित मापदंडों के आधार पर आर्थिक सहायता देना है। योजना के तहत डीबीटी से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का लाभ दिया गया। योजना ने किसानों की किस्मत बदल दी। अब बिचौलिया नहीं, कोई कट कमीशन नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सरकार द्वारा भेजी गई पाई पाई किसानों तक पहुंच रही है। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किस्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे 16,800 करोड़ रुपए जमा किए गए। अब तक छोटे किसानों के खातों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे किसानी करने वाली हमारी माता बहनों के खातों में जमा हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। आप बोलेंगे कितने किए? 2.5 लाख करोड़। कितने 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 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए हैं। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे हमारी जो माताएं बहनें किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए हैं। ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। देश का दिल ग्रामीण भारत में बसता है, पर ग्रामीणों की स्थिति ऐसी थी कि वह देश का हिस्सा होते हुए भी विकास की मुख्य धारा से दूर थे। वो सरकार तो बनाते थे, पर सरकारें उनका जीवन बनाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाती थी। घर, बिजली, सड़क, शौचालय, गैस, अस्पताल, स्कूल जैसी अनेक मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को दशकों तक इंतजार करना पड़ा। बाहर की दुनिया उनके लिए अनजान थी, मगर साल 2014 के बाद ग्रामीण भारत की स्थिति में परिवर्तन आया। लोगों को डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में मिलना शुरू हो गया। विकास की अनेकों योजनाएं शुरू हुई। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास में पक्के घर बने। हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ। करोड़ों परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए गए। बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना, तो महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर गरीबों तक सीधे बिना किसी बिचौलियों के लाभ पहुंचने शुरू हुए। तो हमने देखा कि किस तरीके से डीबीटी के माध्यम से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं और पैसे उन तक पूरे पहुंचे हैं। इसमें एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर स्टैंड एलोन योजनाएं बने, जैसे सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का बने, डिजिटल इंडिया का इतना विकास नहीं हो, समावेशी विकास नहीं हो, जनधन खाते नहीं हो, तो शायद इतनी सफल ये स्कीम नहीं हो पाती। इतनी सारी योजनाएं जो सरकार लेकर आई एक साथ, ये एक दूसरे के पूरक साबित हुए हैं और तभी एक का लाभ शायद दूसरों को मिल पाता है। पहले शायद ये कमी रह गई थी। ये बात सही है। 3 योजनाएं हैं जिन्हें जैम के नाम से कहा जाता है। जनधन योजना, आधार और मोबाइल कनेक्शन। तो ये जैम ट्रिनिटी जो है 22 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट्स बैंक में खोलने की सुविधा प्राप्त हुई है। ये जब तक सरकार ने इसमें बहुत सक्रिय रूप से पहल नहीं की, तब तक गरीबों के लिए एक बैंक खाता खोलना भी कठिन हुआ करता था। अक्सर गरीब बैंक में जाने से घबराते थे और हमने स्वयं देखा है कि कई बार कोई गरीब बैंक में चला गया तो बैंक के जो ऑफिसर्स थे, बाबू लोग थे, उसे ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। ये बात सही है।
तो जब ये सरकार ने इसमें सक्रिय रूप से पहल की और कहा कि नहीं खोलना पड़ेगा, तब जनधन योजना के रूप में 22 करोड़ अकाउंट्स खुले, बैंक खाते खुले। दूसरी बात है, लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा आधार कार्ड हमने निर्गत किया है। तो बैंक खाते और आधार कार्ड, यद्यपि आधार कार्ड एक इसमें ज़रूरी नहीं है कुछ योजनाओं में, लेकिन जब वो दोनों का समन्वय होता है तो बैंक से अंतरण करने में सुविधा होती है। और तीसरी बात है कि जैसे आपका पैसा अंतरित हुआ आपके खाते में, तुरंत आपको मोबाइल से सूचना मिलती है एसएमएस के माध्यम से कि ये इतने पैसे आपके खाते में जमा हुए, जिससे कि आप उसकी निकासी कर सकें। तो इसमें मुझे एक चीज़ और भी ये समझ में आती है जयंत जी, कि अगर जो गरीब व्यक्ति है, अगर सरकार 1 रुपये भेजती है और बहुत कम उस तक पहुंचता है, तो ये देश के विकास में उतना सहायक नहीं हो पाएगा। उस गरीब का तो विकास नहीं ही होगा, और चूंकि व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो देश का भी विकास नहीं होगा। क्योंकि जहाँ तक अर्थशास्त्र मैं समझ पाता हूँ, आप बेहतर तरीके से इसे समझा पाएंगे, कि खर्च करने में भी देश का विकास होता है। अगर 100 पैसे गरीब को मिलते हैं तो वो स्पेंड करेगा, सामान खरीदेगा तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उससे रोज़गार उत्पन्न होगा। लेकिन अगर उस तक 15 ही पैसे होते हैं, 100 पैसे नहीं होते हैं, तो 85 पैसों का वो खर्च नहीं कर पाएगा। फिर वो वही चीज़ खरीदेगा जो 15 पैसे में ही आती है, तो इससे देश का विकास भी रुकता है। तो क्या आपको लगता है कि आज जो भारत पूरी दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्दी ही 4थी और तीसरी तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय शायद नहीं है, उसमें इसका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि गरीबों तक पैसे पहुंचे हैं और गरीबों ने उस पैसे का इस्तेमाल किया है? ये बात आपने सही कही। जब तक हमारा हर नागरिक अपने को सशक्त नहीं महसूस करता है, जो शासन व्यवस्था है देश में उसमें उसकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, तब तक देश सशक्त नहीं हो सकता है और आर्थिक रूप से उसका सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आम आदमी की कंजम्पशन की क्षमता जो है वो बढ़ाई जाए। और अगर सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं सरकार की जिनसे उनको पैसे का अंतरण होता है, तो अगर पूरा लाभ उन्हें मिले तो ये स्वाभाविक है कि वो वस्तुएं खरीदेंगे, सेवाएं खरीदेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं, जैसे मान लिया स्कूल की बात है, सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी भेज सकते हैं। अगर वो चाहें तो और भी सेवाएं खरीद सकते हैं। मोबाइल, जैसे आपने अभी जिक्र हुआ थोड़ी देर पहले, मोबाइल में भी बहुत सारी स्कीम्स आई हैं जिसमें कि बहुत कम खर्च पर आपको एसएमएस या फ़ोन करने की सुविधा मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें अब गरीब आदमी के दायरे में आ गई हैं, इसलिए कि बिचौलियों को इसमें से एलिमिनेट किया गया है, निकाला गया है। और इसमें और भी कई बातें हैं, तो इसमें और सुधार की तो हर व्यवस्था में ही सुधार की गुंजाइश रहती है, इसमें भी है। तो इसे और भी सशक्त बनाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, जिससे कि और लोगों को, जो कुछ लोग हो सकता है छूट गए हों। और दूसरी बात यह है कि मान लिया आज एक परिवार है जिसमें 18 साल या 15 साल का लड़का है या 16 साल की लड़की है, कल होके उनका भी अलग परिवार होगा। जी जी, हो सकता है कि वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं आ सके हों, तो उनको भी सम्मिलित करना पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या है। आज आवास की समस्या जैसे है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नए आवास की सुविधा दी गई है। लेकिन जो नया परिवार आ रहा है, बन रहा है, उनमें से भी जो गरीब हैं, जो जिनको मदद की ज़रूरत है, उनको भी सम्मिलित करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूइंग प्रोग्राम है। और इसमें एक बात और भी है कि जो लोग उसमें मान लिया शिक्षा से, अच्छी स्वास्थ्य सेवा से, जो गरीबी को के रेखा के ऊपर आ सकते हैं, तो वो हटते जाएंगे और उसमें अगर कुछ लोग नए सम्मिलित हों तो उनको सम्मिलित करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने जाम की भी बात कही थी, जनधन योजना, आधार और मोबाइल। अगर मैं मोबाइल की बात करूं, जो कि सबका एक तरीके से सबको जागरूक करने का काम किया है, लोगों ने समझा है कि मुझे मेरा हक क्या है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलता है मोबाइल से। और साथ ही आधार, गरीबों के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं होता था, कोई कार्ड नहीं होता था, सरकारी बाबू कार्ड दिखाते थे,
पुलिस वाले अपना कार्ड रखते थे, गरीबों के पास कुछ नहीं होता था क्योंकि वो कहीं नौकरी में नहीं होते थे। तो आधार कार्ड से उनको एक पहचान मिली है, एक बड़ी पहचान मिली है। मोबाइल से उन्हें इस बात की जागरूकता मिली है कि समाज में क्या हो रहा है, सरकार क्या क्या सेवाएं उन तक ले आ रही हैं। और साथ ही बैंक में खाता खुलना, जहां वो पैसे कैश रखते थे, घर में ही उनके पैसे चोरी हो जाते थे, बच्चे ही निकाल लेते थे कई बार, अब वो पैसे बढ़ रहे हैं बैंक में। और पैसों के साथ शायद ये है कि जब आप बढ़ता हुआ देखते हैं तो आप उसे और बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। तो बैंकों के पास भी पैसे ज़्यादा हुए और खर्च करने की उनकी एबिलिटी भी बढ़ी है। इसको आप कैसे सम अप करेंगे? ये बात तो सही है कि हम लोग की जो अर्थव्यवस्था है भारत में, हम निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है जैसे चीन है जी। पिछले 2-3 दशकों में चीन ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी का एक मॉडल अपनाया। हमारी कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है जी। और अगर आप देखेंगे जब भी अर्थव्यवस्था में कोई कठिनाइयाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, कोविड के समय में जैसे हुआ, तो जो ब्लू कॉलर वर्कर्स या जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए जो वस्तुएं खरीदते हैं, सबसे पहले उसमें ह्रास होता है, उसमें कमी आती है। और उसका प्रभाव, जैसे आपने कहा, उसका प्रभाव फिर प्रोडक्शन चेन पर पड़ता है और उससे फिर एक नेगेटिव इफेक्ट होता है पूरी इकोनॉमी पर। तो जैसे जैसे लोगों के हाथ में, अगर आप पहले के मॉडल की बात करें, रेंटियर इकोनॉमी, कि मैंने एसेट्स बनाए और वो एसेट्स से मैं बैठ करके पैसे ले रहा हूँ, इसके बजाय अगर आपने सभी को सशक्त बनाया, कुछ एसेट्स सबको दिए, तो उसके माध्यम से वो और आय अपना सृजित कर सकते हैं और फिर कंजम्पशन भी होगा। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए भी, हमारी प्रोन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कि ये डाइवर्सिफिकेशन हो और बेस जो है वो मजबूत हो, लोग सशक्त हों, आर्थिक रूप से सशक्त हों। बिल्कुल, लोग आर्थिक रूप से सशक्त हों, उन्नति करें, और तभी देश भी उन्नति कर सकता है। और इसमें जब तक गरीबों को, क्योंकि भारत की जो हमारी इकॉनमी है वो कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी है, जितना हम कंज्यूम करेंगे, हमारी इतनी आबादी है 140 करोड़ के आसपास, और जितना हम कंज्यूम करेंगे, जितना स्पेंड करेंगे, उतनी ही देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और इसी के लिए सरकार की लगातार कोशिश है ऐसी योजनाएं लाने का ताकि गरीबों का फ़ायदा हो। जयंत दासगुप्ता जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी विषय पर आपके साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।